नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें अब आपके सामने कहानी कुर्सी की है। यूरोपीय देश स्पेन के बाद सबसे पहले जहां से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। समंदर के रास्ते हजारों लोग स्पेन में घुस गए और ये लोग मोरक्को के बताए जा रहे हैं, जो समंदर में तैरकर स्पेन पहुंचे और स्यूटा मेलिला शहर में शरण लेना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें घुसने से रोका, बल प्रयोग किया गया तो अफरा तफरी और भगदड़ हो गई। इसमें 18 लोगों की जान चली गई। स्यूटा में हालत बिगड़े हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ है। बताया जा रहा है कि विवाद स्यूटा और मेलिला शहर को लेकर है, जिन्हें स्पेन अपना शहर बताता है, जबकि मोरक्को उन पर अपना कब्जा जताता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने पिछले दिनों कुछ लोगों को स्यूटा में शरण दी थी। इसके बाद मोरक्को से स्पेन में प्रवासियों की अवैध तरीके से घुसने का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि हर रोज ऑन एन एवरेज 300 नए प्रवासी स्पेन में एंट्री ले रहे हैं। तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली है। माइग्रेशन का ये कौन सा तरीका हुआ? अब एक पुलिस वाला इतनों को कैसे कंट्रोल कर लेगा? ट्रक के ट्रक भरकर आ रहे हैं, कूद कूद के एकदम पूरे शहर में घुस रहे हैं। कहां तक आप इन्हें ढूंढिएगा? विजय जी, ये तस्वीरें तो बहुत डराने वाली है। गोलियां भी चली हैं, जानें भी गई हैं और इन लोगों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि गरीबी के शिकार है। गरीबी के शिकार हैं। माइग्रेशन तो वहाँ पर है ही, प्रवासी वहाँ पर लगातार जा रहे हैं और उन दोनों शहरों का लेकर भी झगड़ा है वैसे। और एक बार मैं गया था स्पेन, तो स्पेन में दूसरी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर दुनिया भर के जो प्रवासी हैं वो वहाँ पर अवैध तरीके से पहुँच रहे हैं, दुनिया भर के। और उसमें बहुत सारे जो दलाल, हिंदुस्तान के भी बहुत लोग, हजारों हजार लोग वहाँ पर हैं। और वो जो लोग, जैसे आप डंकी रूट कहते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका जाने के लिए वो पहला स्टॉप स्पेन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और स्पेन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पर जैसे ही आप पहुंचेंगे वो आपका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो सब चीज़ें जब्त कर लेते हैं वहाँ के जो भी दलाल लोग हैं। और वो इस स्पेन को बहुत बड़ा रास्ता देगी। मतलब ये छोटी ये समस्या आज आपको लग रही है, लेकिन मैं स्पेन को देखा है, वहाँ पर दुनिया भर से अवैध जो लोग हैं, प्रवासी अवैध तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ क्या बहुत जगह है या वहाँ घुसना बहुत आसान है? वहाँ पर आसान है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर है। घुसना भी आसान है और वहाँ से उस दूसरे रास्ते तक पहुँचना भी आसान है। इसलिए दुनिया भर के जो अवैध प्रवासी हैं वो वहाँ पर रहते हैं और अलग अलग तरीके से परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्योंकि मैं जिनके साथ गया था भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी के, राजनेता के साथ, तो उनके साथ हम लोग 1000 के करीब लोगों से मिले थे, अवैध हिंदुस्तानियों से। अच्छा, 1000 से भी ज़्यादा लोग होंगे। और उन्होंने कहा कि अब ये अमेरिका तो जाया नहीं जा रहा, हिंदुस्तान हम आना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर हमारे को रेगुलाइज करवा दें या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें। तो और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के लोग। लेकिन क्यों स्पेन? क्यों? हो सकता है कि वहाँ की व्यवस्था में बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया। एक ये तो अलग मुद्दा है। लोगों को पकड़ा पुलिस ने, तो उन्होंने कहा कि हम भाई स्पेन वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता है, हम भविष्य में फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं और हम यमील यमाल के बड़े प्रशंसक हैं और हम फुटबॉल में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप स्पेन में देखोगे तो स्पेन की फुटबॉल टीम में भी 60% अवैध प्रवासी लोग हैं जो स्पेन में घुस गए थे, वहाँ रहे, उनके बच्चे हुए और वो बच्चे आज स्पेन की नेशनल टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो स्पेन की समस्या रही, उसकी बॉर्डर पूरी ओपन है, वहाँ कहीं ऐसा कंट्रोल नहीं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी को गोली मार दे या घुसना अलाउ नहीं है। वो मानवीय आधार पर स्पेन हमेशा लोगों को अपने अनुमति देता रहा लंबे समय से रहने के लिए। लेकिन ये बड़ा संकट है कि ऐसे आपके पास रोज 400-500 लोग आ रहे हैं, इतना कभी नहीं हुआ। और निश्चित रूप से स्पेन के लिए भी बहुत मतलब एक चुनौती होगा कि भाई देश इतना बड़ा नहीं है, ऐसे लोग अगर घुस जाएंगे तो वहां उनको रहने की, खाने की व्यवस्था करना, और फिर यही लोग जब लूटमार करते हैं, अराजक तत्व उत्पन्न करते हैं, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है। मुझे लग रहा है कि स्पेन के लिए बड़ा संकट है इस तरीके से लोगों का आना, और लगातार आ रहा है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उनको रोकने के लिए। ये दुनिया में जैसे एक पैनिक बटन नहीं दब जाता है, ये वैसे ही पैनिक बटन जैसा दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें बहुत ही विचलित करती है, परेशान करती है कि ऐसा कैसे किसी देश में कोई ऐसे ही दौड़ते भागते आके घुस जाता है। बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की भी कर ले, वहां पर भी एक पैनिक बटन ऑन हुआ है। इस वक्त जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा है वहां पर। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। गुरुवार को कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। गाड़ियों में आग लगा दी गई, इमारतों को फूंक दिया गया, दुकान हो मकान हो कुछ नहीं छोड़ा गया, सब तोड़ फोड़ दिया गया। इसी हालत को देखते हुए प्रशासन ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया है। सेना ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी भी की जा रही है।
बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत देवागंज इलाके से हुई और मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था, लेकिन झंडा हटाया नहीं गया। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बजाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, फिर पथराव होने लगा। माहौल एक बार बिगड़ता है तो फिर बिगड़ता चला जाता है। वही नेपाल में हुआ। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की, हिंसा के दोषियों को सख्त सजा दिलाने का वादा भी किया। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। ये जो नेपाल में हो रहा है हर्षवर्धन जी, मैं केवल इसको एक सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर नहीं देख रही हूँ, उस आंदोलन को भी देख रही हूँ जो वहां पर छात्रों ने किया था। फिर वहां पर एक सरकार बनाई, अपनी पसंद का नेता भी चुना, अब उस नेता को भी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एक अराजक स्थिति अभी भी नेपाल में बनी हुई है। हिंदू जो टारगेट पर है सो है, वो तो तस्वीरें सामने हैं। नहीं मीनाक्षी, इसमें उस आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेता को पसंद करने का भी मसला नहीं है, ये हिंदुओं को न पसंद करने का मसला है। और दो समुदाय नहीं, सीधा सीधा मसला है कि मुसलमानों को ये कांवड़ यात्रा में डीजे बज रहा था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि इस वक्त बड़ी संख्या में नेपाल के लोग, भारत के लोग सब जगह कांवड़ लेकर जाते हैं, ये उसी का मसला है। और आप जरा सोचिए, कई बार हम ये बात करते हैं, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था एक समय में, और आज वहां ऐसी स्थिति आ गई कि मुसलमान कांवड़ यात्रा पर डीजे बजाने पर, उस पर वो ऐतराज करने की स्थिति में जी। 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या, जिसको कई बार हम लोग आंख मूंद कर आराम से कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो बेवजह कई आंकड़े गिनाए जाने लगते हैं कि इतने साल में कुछ नहीं हुआ, वो हमको साफ साफ दिख रहा है। भारत के भी कई क्षेत्रों में दिखता है। भारत के भी कई क्षेत्रों में वो तो ठीक है कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो कई जगह अब थोड़ा वैसी स्थितियां नहीं रही, वैसी गुंडागर्दी की, वैसी चीजों की, लेकिन उसके बावजूद ये सब नजर आता है। आपको ध्यान में होगा राजस्थान में विजयादशमी के समय क्या हुआ था, अशोक गहलोत जी की सरकार हुआ करती थी। भाजपा की ही सरकार होते हुए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, तो कोई कसर तो कोई छोड़ते नहीं है। और बहराइच में क्या हुआ था, जो एक जान चली गई थी वहां भी। तो मुझे लगता है कि इसको आप मतलब नेपाल की कोई ये समस्या है, वहां के छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई समस्या, ये कतई नहीं है। ये विशुद्ध रूप से मुस्लिमों के दूसरे किसी को बर्दाश्त न करने की समस्या है। इसको हमें साफ साफ समझना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। रागी जी, मीनाक्षी देखिए, नेपाल की जो आबादी है करीब 3.25 करोड़ की आबादी है। मैं थोड़ा सा हो सकता है आंकड़ों में गलत भी हूँ, बट 3.25 करोड़ की आबादी है। 2007 में जो है वो नेपाल में उस सेकुलर बनाया गया। उस समय नेपाल के अंदर क्रिश्चियनों की संख्या मुश्किल से 20,000 होगी और बमुश्किल कोई 50 चर्च होंगे पूरे देश भर में। आज उनकी संख्या कोई 30 लाख से कम नहीं रह गई। यानी इतना मास लेवल पर हिंदुओं का नेपाल में कन्वर्जन हो चुका है। जो हमारी सीमा से लगता हुआ एरिया है उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पॉकेट्स बन गया है, जिसमें बांग्लादेशी भी हैं, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए लोग भी हैं। उनके लिए बड़ा भारत नेपाल बॉर्डर पे, इसमें बिहार के भी वो क्षेत्र आप गिन रहे हैं और यूपी के भी। पूरा तस्करी का पूरा वो धंधा चलता है, फेक करेंसी का धंधा चलता है। और नेपाल के अंदर दुर्गा परसाई और वैसे लोग जो हैं वो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये आंदोलन बहुत ये था, सौभाग्य से मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था एड्रेस करने के लिए। 60-70 हज़ार की भीड़ थी वहाँ, बट मुझे नेपाल की पुलिस ने बोलने नहीं दिया। एक ढंग से अरेस्ट करके कहा कि आप भारत लौट जाइए, और मैं लौट आया। ये 2 साल पहले की घटना है, तब जनजी आंदोलन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन 2024 की एक घटना है, और वो भी अक्टूबर महीने की घटना है जब मैं वहाँ पर गया था।
इसी बीच में नेपाल के जो हिंदू राष्ट्र के मामले को जो बात लोग देख रहे थे, उनका कहना था अमेरिका और यूरोपियन कंट्री लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर उसका डीप स्टेट सत्ता तख्ता पलट करे और अपने मन मुताबिक सरकार बनाए। जब मैं नेपाल गया था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा की थी। बहुत बड़े लोग, कम से कम 150-200 लोग आए थे, उसमें संभ्रांत लोग थे, उन्होंने हमको बताया था। मैंने यहाँ सूचना भी दी थी और बड़े लोगों के साथ संपर्क में भी था कि ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पर चल रही हैं। और वो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम फैक्टर इतने वहाँ पर मॉस्क और मदरसे खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बांग्लादेश से बंगाल में हो रहा है, जो बिहार के सीमांचल एरिया में हो रहा है, वही आने वाले दिनों में नेपाल में होने वाला है। तो ये उसी का जो वो कह रहे थे उसका हम देख रहे हैं कि आज ऐसा हो चुका। जब हिंदू राष्ट्र था तब न तो इतने पैमाने पर मुसलमानों ने कन्वर्ट किया था, न ही क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ था। क्रिश्चियनों की आबादी 20 लाख नेपाल के अंदर हो, 30 लाख नेपाल के अंदर हो जाए और इतने 10 साल के अंदर हो जाए या 20 साल के अंदर हो जाए, अपने आप में एक अजूबा है। और ये जानबूझ करके फिर कहेंगे लोग, सोनिया गांधी ने अपने अपमान का बदला भारत से भी लिया है और नेपाल से भी लिया है। हिंदू राष्ट्र का तख्ता पलट में उस समय की भारत की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार भी उसके हिस्सेदार थी अपरोक्ष तौर पे। समीर जी, इस पर आपका इनपुट? नहीं, मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो नेपाल में हो रहा है। ये मतलब भारत के लोगों को इसका एक संज्ञान लेना चाहिए कि नेपाल जैसे राष्ट्र में इस तरीके से जो बवाल हुआ है, और वहाँ तो इतनी संख्या में नहीं है, वो तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र माना जाता रहा और हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है वहाँ पर। तो एक मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरीके से पूरा अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी और पूरे नेपाल को जिस तरीके से बंधक बना लिया है कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, बालन शाह को आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है और लोगों से कहना पड़ रहा है कि आप शांति रखो, और उसके बाद भी लगातार वहाँ पर हंगामा शुरू है और यह बढ़ गया है। लगभग आधा नेपाल इसके कब्जे में आ चुका है इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है नेपाल और बिहार की बॉर्डर जो लगती है, जो चिकन नेक कहते हैं और बाकी है, तो क्या स्थिति होने वाली है, मतलब आने वाले समय में किस तरीके से वहाँ से लोग आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बिहार की सरकार को भी और बिहार के लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और जो भी बॉर्डर स्टेट उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है कि आने वाले समय के लिए संकेत है कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना जो नेपाल में हो रहा है। हालांकि यूपी में तो योगी आदित्यनाथ है, तो उनको पता है कि यहाँ योगी जी बैठे हुए हैं तो वे ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हर जगह योगी नहीं है ना, तो बाकी जगह भी जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी और अमित शाह के आने से पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, बंगाल में अंदर क्या स्थिति थी, ममता के राज में क्या स्थिति थी कि यदि आप दुर्गा जी की यदि मूर्ति विसर्जित करना हो तो मुसलमानों का यदि शुक्रवार हो तो कम से कम उनसे परमिशन जरूर ले लीजिए, टाइमिंग फिक्स करे। ये दुर्दशा तो बंगाल की हो गई थी। और ये कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी, और जब आबादी बढ़ती है तो नैरेटिव भी बदल जाता है, सांस्कृतिक विमर्श भी बदलता है। इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं पीओके की खबर दर्शकों के सामने रखूं, इसमें आप कोई पैटर्न देख रहे हैं? जी, पैटर्न नहीं, वो बहुत हुई बात। मैं एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से भारत और नेपाल के बीच में एक फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर दिया। जो फ्रेट ट्रेन है बहुत जल्द शुरू होने वाली, बड़ा काम किया उसमें योगी जी का, खासतौर से उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और उनकी बड़ी डिमांड थी, वो अब अप्रूव हो गया और बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। तो जो, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस इस बिहार और यूपी का वहां से जुड़ता है, तो वो एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब बात पीओके की, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, पीओके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तान की सेना ने बड़ा नरसंहार किया है। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। पिछले 72 घंटे में 45 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि सड़कों पर लाशों का ढेर बिछा हुआ है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। जेएएसी का आरोप है कि हत्या के बाद शव को भी गायब कर दिया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को पीटा जा रहा है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सरकार का विरोध हो रहा है। पीओके में जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लेकिन बर्बरता का आलम यह है कि रावलाकोट, मीरपुर और कोटले जैसे इलाकों में बुनियादी हक मांग रही महिलाओं के शांतिपूर्ण जुलूस पर भी गोलियां चलाई गई हैं। शहबाज शरीफ के खास सलाहकार
राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि ये मुजाहिदीन जैसे लोग हैं। ये विजय जी, इस पर आपका कमेंट, ये कितने दिन चलेगा? जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा निर्णायक, आप इसको इस तरह का कोई प्रदर्शन जैसा मत मानिए, ये निर्णायक लड़ाई वहाँ पर चल रही है। दोनों इलाकों में, बलूचिस्तान में और पीओके में, दोनों जगह पर निर्णायक लड़ाई चल रही है और दोनों इलाके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार को मानने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को एक तरह से आज़ाद देश के तौर पर ही घोषित कर दिया। अभी दुनिया ने, वैसे किसी देश ने उनको मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये दोनों इलाके मैं समझ रहा हूँ बहुत ही निर्णायक लड़ाई के दौर में पहुँच गए हैं और पाकिस्तान की सरकार अब उनके बस में नहीं रहा है। वो कितना भी इस पर वो आंदोलन कर ले, लोगों को मार दें, नरसंहार करें, लेकिन दोनों जगह ऐसा मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को, मतलब ऐसे जो मानवाधिकार के मामले हैं और ख़ासतौर से पीओके तो हमारा ही इलाका है, उसमें कुछ आगे बढ़कर भी काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में केवल बात करने से बात नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस में बात करने से काम नहीं चलेगा और उनको भी भरोसा होना चाहिए ये कि कभी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ खड़े। ये भरोसा कैसे दिया जा सकता है? अब ये तो सरकार देखेगी कैसे करना चाहिए, लेकिन अब वो ये सिर्फ हम जब खबर चलाते हैं तो ऐसा चला रहे जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन होने से बहुत आगे निकल गया है, निर्णायक युद्ध की आप बात कर रहे हैं, तरफ चला गया ये। हर्षवर्धन जी, इतने जनाजे निकल रहे हैं वहां पर और महिलाओं की भीड़ जो हक मांग रही है उन पर आप सामने से गोली चलाकर ये कह रहे हैं कि ये तो मुजाहिदीन है, जैसे वो हमारे गले पड़े हुए थे। देखिए, इस पर मैं बार बार एक बात कहता हूं जो भारत ने शायद उसको समझने में देर की। भारत जब तक पाकिस्तान के साथ एंगेज करता रहा, वो हमेशा धोखेबाजी करते रहे, बेईमानी करते रहे, उसका उपयोग करके जम्मू कश्मीर में वो लगातार आतंकवाद फैलाते रहे। यूनाइटेड नेशंस से लेकर लंदन से, अमेरिका से पार्लियामेंटेरियंस को बुलाकर, जो भारत विरोधी लोग थे उनको बुलाकर वो अपना एक नैरेटिव सेट करते रहे। जब भारत ने उनको एंगेज करना बंद किया, गोली का जवाब गोले से देना शुरू कर दिया, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी, ये डॉक्ट्राइन पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा जो कवर के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो खत्म हो गया। अब उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो हमारा हिस्सा है, अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, अब वहां आतंकवादी कैंप उस तरह से रह नहीं गए, वहां की जनता विद्रोह कर रही है। इसको आप इस मतलब क्रोनोलॉजी के लिहाज से समझेंगे। जब तक वहां आतंकवादी कैंप थे, इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि कुछ कर पाते, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो आतंकवादी थे वो भी इनके लिए मुसीबत बनते थे और वो तो 10-20 गांव को मिलाकर एक बड़ा टेररिस्ट लॉन्च पैड बना था, वो खत्म हुआ है। तो हमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस सब के जो दूरगामी अगर परिणाम आपको देखते हैं तो ये भी एक प्रभाव। अब वहां की जनता निकल रही है, वो कह रही है कि हमारा हक हमको दो और तुम हमारा जो कहते हैं ना कि भाग्य, हमारी किस्मत, वो अब नहीं लिख सकते हो। दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत को भी थोड़ा और इस आवाज को तेज करना चाहिए। गाने की लाइन है ना, साडा हक एथे रख, तो वही हक की मांग के साथ लोग निकल चुके हैं, अपने सिर पे कफन बांधकर वाकई में निकल चुके हैं। वो या तो इस पार या उस पार हो जाना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध भी कुछ उसी तरीके का है, इस पार या उस पार वाला है। दोनों तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जंग में पहली बार मिस्र पर हमला हुआ है। मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 जहाजों में आग लग गई। ईरान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस हमले को ईरान से जोड़ने से पहले पूरी सच्चाई की जांच हो जानी चाहिए। वहीं अमेरिकी सेना भी लगातार हमले कर रही है। ईरान के 10 शहरों में हवाई हमले किए गए हैं। कैशम आइलैंड पर कई लोगों की जान जाने की खबर है। इसके बाद ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर दिया है। तो ये एक अपडेट इस युद्ध से भी जुड़ी हुई आपके सामने है। 10 शहरों पर अमेरिका की सेना ने अटैक किया है। समीर जी, तस्वीरें आपके सामने, लेकिन पहली बार है कि इस बार इजिप्ट पर, मिस्र पर हमला हुआ है। इधर अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है, उधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने हमास और इजराइल का समझौता करवा दिया है और दोनों में अब समझौता हो गया, अब दोनों लड़ाई लड़ेंगे। अब वहाँ नई सरकार बनेगी जो उसको कंट्रोल करेगी वहाँ पर। लेकिन ईरान को लेकर जिस तरीके से अभी ट्रंप अपनी देश में बच गए, 1 वोट से बच गया ना, तो उनको परमिशन लेना पड़ती सीनेट की लड़ने के पहले। जीत गए वो, हाँ, वो 1 वोट से बस मतलब बच ही गए वो, 2 वोट से बच गए एक्चुअली, क्योंकि जो उनका एक उनकी पार्टी के एक और एमपी ने उसने भी हाजिर रहा। अदरवाइज उनका बड़ा मुश्किल होता हमला करना, तो उनको थोड़ा एक ताकत मिल गई है, तो वो बड़ी ताकत से वहाँ हमला कर रहा है। लेकिन अभी ये चलता रहने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा छोड़ने नहीं वाला है। अमेरिका उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ईरान को करने देगा नहीं, तो ये मुद्दा में लड़ाई चलने वाली है।
बैकडोर से बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका कोई सार्थक परिणाम निकल के नहीं आ रहा और अभी कहीं नजर भी नहीं आ रहा कि इनके बीच में कहीं लड़ाई रुकने की स्थिति आ रही है। फिलहाल मुझे लगता है चलने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को बाकी देशों में अटैक कर रहा है, मुस्लिम विश्व भी कर दिया, तमाम देशों में अटैक कर रहा है, यह लग रहा है कि ईरान ने भी तैयारी कर ली कि भाई हमें बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी फिलहाल कोई इसकी संभावना नजर नहीं आती है। लड़ाई फिलहाल मुझे लगता है जारी रहेगी। देखिए, इजिप्ट पर अटैक करने के पीछे ईरान की बहुत सोची समझी चाल है। 2 गैस के टैंकर थे, दोनों पर ड्रोन अटैक किए और उन दोनों में आग लग गई है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये वही रास्ता है जो स्वेज कैनाल होकर के यूरोप के अंदर का ट्रेड रूट है जी। तो एक प्रकार के ईरान ने मैसेज किया है कि हम सिर्फ हॉर्मुज के जहाजों के लिए खतरा नहीं है, आगे स्वेज तक भी हम स्वेज तक के जहाजों को रोकने की क्षमता हमें है, हम वहां भी आप पर अटैक कर सकते हैं। हॉर्मुज हो, बाबल मंदेब आप देखिए बाबल मंदी का ही जो रूट है वो आगे जाकर के स्वेज नहर से मिलता है और स्वेज नहर से आप यूरोप में एंटर कर जाते हैं। तो आपका जो अभी हॉर्मुज से बंद था उसके कारण अभी बाबल मंदी से और हॉर्मुज से ट्रेड हो रहा था, तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। यदि वो भी बंद हो जाता है, वहां भी सेलर्स को दिक्कत होती है, तब ईरान ने एक प्रकार का यही संदेश दिया है कि यदि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यदि हमारे शहरों पर आपने हवाई हमला किया तो हम उस रूट को भी खतरनाक बना देंगे। ये एक प्रकार के ईरान ने मैसेजिंग किया है। ये तो बहुत खतरनाक मैसेजिंग है। फिर तो अब तो फिर ट्रंप को सोचना है कि आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। हर्षवर्धन जी, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो ट्रंप को देखना है कि इस लड़ाई को वो कहां तक लेकर जाना चाह रहे हैं। देखिए, हॉर्मुज, बाबल मंदेब और सुएज। ट्रंप ने तो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा काम किया कि सब बिगाड़ के रख दिया। इतना ज्यादा काम किया कि सब बिगड़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या उसको संभालने की स्थिति में, क्योंकि अब तो उनके इस तरह के भी बयान नहीं आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो सब भी खत्म हो गया है और इसमें जितनी पार्टीज बढ़ गई हैं, मतलब एक तरह से कहें तो पहले था कि ठीक है, ईरान का झगड़ा था अमेरिका और इजराइल के साथ, बीच बीच में वो जो उसके अगल बगल के पड़ोसी मुस्लिम देश थे उन पे हमला कर रहा था क्योंकि वो अमेरिका का बेस थे। लेकिन अब तो लड़ाई उससे आगे चली गई है और कई जगहों पर एक तरह से उसने दुनिया भर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और अगर फिर भी दुनिया मिलकर इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब दोनों थक हार कर बैठ जाएंगे तब शायद इसका कोई रास्ता निकलेगा। और हम लोग ये मान रहे हैं कि थकान तो हुई नहीं, रूस और यूक्रेन युद्ध आज तक चल रहा है। थकान जैसा नहीं है, वो जब एकदम उनको समझ में आएगा कि अब लड़ नहीं पाएंगे तभी ये जाके बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। इजिप्ट में जो अटैक हुआ उसके पीछे ये भी एक है कि सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने मिलकर के इराक के अंदर जो शिया मिलिशिया ग्रुप था उस पर अटैक किया, तो उसके रिटेलिएशन में ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने अटैक इजिप्ट तक जाकर के किया है।